देखिए, अब इस चर्चा को शुरू वेल करते हैं और चर्चा का विषय जो है वो आजम खान, उनकी सियासत, उत्तर प्रदेश की सियासत और आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। और चुनाव की सरगर्मी हर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वो चाहे किसी के जेल से बाहर निकलने से शुरू हो, चाहे किसी के बयानों से शुरू हो या किसी के तीखे व्यंग्यों से शुरू हो। अब आजम में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। आलोक पाठक भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। दीपक मिश्रा, समाजवादी चिंतक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है इस चर्चा में। दीपक भाई, जो ये मुद्दा है और खासतौर पर जब हम आजम खान की बात करते हैं और आजम खान की सियासत की बात करते हैं, कल जब वो निकले तो उन्होंने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा आजम का क्या हाल जाने हैं दीपक भाई? आप तो बड़े नजदीक रहे हैं। देखिए, एक नजर फिल्म का ये गीत है, मजरूर सुल्तानपुरी जी ने लिखा है, रफी ने गाया है, और इसका मतलब ये है कि ये अमिताभ बच्चन और चमन जया यानी भादुरी कि इस गाने में, समाजवादी पार्टी से भी हाँ, उन लोग भी, उनका भी कनेक्शन रहा है। जी जी, नहीं कनेक्शन है। और आजम जी के कहने का मतलब ये होगा कि उनके साथ जो यातनापूर्ण कृत्य हुआ है, उससे तो उत्तर प्रदेश की सियासत रूपी चमन का पत्ता पत्ता अवगत है। देखिए, आप आजम खान के वैचारिकी से सहमत हो न हो, ये दिगर विषय है, लेकिन आजम खान के व्यक्तित्व कला के से नकार नहीं सकते। आजम खान विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है, और जो अच्छा वक्ता होता है वह ज्यादातर अच्छे साहित्यकार की भांति बात को सीधे अविधा में कहने से बचता है, लक्षणा में या व्यंजना में कहता है। तो सब जानते हैं। आप ये बताइए, कभी 29 महीने जेल, कभी फिर जेल, फिर जेल, मतलब ये एक सितम की इंतहा एक शब्द है आजम खान के साथ हुआ। क्यों? कौन सा अपराध ऐसा हो गया? दूसरी सबसे बड़ी बात, जहां तक सरकार की बात है, तो सरकारें हर दौर की, और विशेषकर दक्षिणपंथी सरकारें दुनिया में कहीं भी हो, वह हर आवाज को दबाने के लिए कुख्यात हैं। हर आवाज को दबाने के लिए कुख्यात हैं। आप कह तो रहे हैं कि वो हर आवाज को दबाने के लिए आदी हैं सरकारें, और ये भी कह रहे हैं आप कि उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा जानता है, इसीलिए उन्होंने एक गीत गाया। लेकिन सरकार के खिलाफ भी उन्होंने एक बात नहीं बोली। अगर उन्होंने अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ नहीं कहा तो हैरानी की बात यह भी रही कि उन्होंने सरकार के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला। हालांकि मैं खुद भी जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर आजम खान को, पॉलिटिकल सस्पेंस बनाना, प्रेशर पॉलिटिक्स करना, मुझे उत्तर प्रदेश में उस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाला नेता आज तक नहीं दिखा है। और मैं जानता हूं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव, और मैं अभी हम लोग का राजेंद्र भाई बात कर रहे थे हम लोग, तो ये चर्चा भी हमने की थी कि आजम को रूठना आता था और मुलायम सिंह यादव को मनाना आता था, और शायद इसीलिए ये रिश्ता आगे चल गया। आजम कभी कभी उस प्रेमिका की तरह रूठ जाते थे जिसको मनाने में जाने कितने सितम झेलने पड़ते हैं उसके प्रेमी को। वही आज नहीं नहीं, पहले एक मुलायम बात सिंह मैं यादव आपको का बता दूं। है, देखिए, उनके प्रेम में वो अब हाल अखिलेश यादव का भी होने वाला है। नहीं नहीं, विद्यार्थी भाई, ये बात जो आपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से कही है, इसका मैं एक सैद्धांतिक पहलू पे प्रकाश डालना चाहूंगा। भारतीय राजनीति का एक नाम मील का पत्थर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने एक शिविर का आयोजन किया, और शिविर में वो कहते क्या है कि नेता और कार्यकर्ता का संबंध एक प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। कार्यकर्ता को रूठने की इजाजत है, नेता को मनाने की सलाहियत होनी चाहिए। ये डॉक्टर लोहिया का कथन है। तो ये बताइए, जिस दल के लिए या जिस विचारधारा के लिए व्यक्ति सतत संघर्ष करता है, पंजे लड़ाता है, तो थोड़ा बहुत होगा। अब कोई तानाशाही थोड़ी है कि बस एक आवाज उठेगी और उसी आवाज में हाँ मिलाना है। ये हुआ की सियासत तो सीआर करते हैं, सिंह नहीं करते। और चलिए, लीक छाड़ आलोक तानी पाठक भी हमारे साथ जुड़ गए, तीनों दीपक चले। भाई। जी आलोक जी। पाठक भी जुड़ गए, जरा इनके पास भी चलूंगा।
आलोक भाई, कल की जो पॉलिटिक्स रही दिन भर की, और सीतापुर से वो कारवां खामोशी से चला, लेकिन जैसे जैसे अपने घर की तरफ, अपने किले की तरफ बढ़ते गए आजम खान मुखर होते गए, और फिर क्या कहा कुछ वो सब जो है वो कल वीडियो रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। आलोक पाठक, आजम ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने दोनों तरफ वार किया है। अब समझदारों के लिए इशारा काफी है। बहुत बड़ी बात कही आजम खान साहब ने। बड़ा नेता होता तो बड़े लोग लेने आते। देखिए, ये आजम खान को पता है कि 2027 की चाबी, एक चाबी तो उनके पास है, और आजम क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने खुद देखा है। मैं उसके बारे में क्या बोलूं, वो दूसरी घटना है, लेकिन एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक तक का क्या हाल था वो सब मैंने देखा है। शायद एक बार मैंने आपके साथ जिक्र भी किया, कहीं और भी किया था। उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजम खान ने सस्पेंस को बढ़ा दिया। मंत्री थे वो, तब की बात आप कर रहे हैं? हाँ, आज नहीं, संसदीय कार्य मंत्री नहीं, वो जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे पे स्टिंग चल रहा था, और स्टिंग में एक नाम पूछा गया एक अधिकारी से। जब आप किसी से सवाल जब पूछते हैं तो किसी का ऑप्शन नहीं देते थे कि आलोक पाठक और अवनीश विद्यार्थी थे क्या। कहते हैं ना कि इस तरह का आप खुद ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। और वो नाम बोल दिया सीओ साहब ने, और पंडित जी थे, सीओ साहब बोल के चले गए, और उस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को भाजपा ने किस तरह से कैश किया था 2014 में सब जानते हैं। खैर, सवाल यह है कि जितना कंफ्यूजन आजम के रिहाई के पहले था, सच बोलूं तो वो कंफ्यूजन अब और गहरा गया है, क्योंकि आजम के माइंड को रीड कर पाना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है सिर्फ वही जानते हैं अवनीश भाई। और ये जान लीजिए, अगर वो सपा में भी रहेंगे तो वही अंदाज रहेगा जो आपने 2017 तक देखा है। समस्या सपा में उन 2 दर्जन नेताओं की होने वाली है कि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आपको भी लगता है राजेंद्र भाई, समाजवादी पार्टी में राजम वो रसूख दोबारा पा पाएंगे जो रसूख उनका कभी मुलायम सिंह यादव के दौर में होता था? अब मुझे लगता है सवाल का एक जवाब दे दूं? नहीं, मैं दे दूं थोड़ा सा। मैं आ रहा हूं बस। नहीं, मैं जरा मेरे दिमाग में अभी आया, जिस पल भी उनको लगेगा उनका रसूख कायम नहीं है, उस पर वो खुद ही छोड़ देंगे भाई साहब। राजेंद्र भाई, नहीं, मैं सहमत हूँ। यहाँ पे पाठक जी ने जो अभी जो बात कही है, इससे मैं सहमत हूँ। जो उनका स्वभाव है अवनीश भाई, और जो हमने जिस किस्म की राजनीति करते उनको देखा है, देखिए, आप उनकी राजनीति से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जो ऐसा व्यक्तित्व रखता है, जो भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी दल, वो जैसे ही महसूस करेगा कि इग्नोरेंस की स्थिति आप पहुंची है दल में उसकी, वो महसूस कर लेगा कि ये उसका राजनीतिक अध्याय का समापन है वहां पर। इसलिए पाठक जी ने जो आखिरी वाली लाइन कही, मैं इससे सहमत हूं। अगर वो ऐसा महसूस करेंगे तो सपा में रहेंगे ही नहीं। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने बात की भी थी इस पर अवनीश भाई, मैं सहमत हूं आपसे, और मुझे नहीं लगता कि फिलहाल वो सपा छोड़कर कहीं और जाने की स्थिति में है। भाजपा वो जा नहीं सकते। मायावती के पास जिसकी चर्चाएं बहुत हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां से उनका तारतम्य बैठ पाएगा, मुझे तो नहीं लगता कम से कम। और समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने जो बयान दिए हैं उनके वापसी को लेकर, उनके समर्थन को लेकर, ऐसे बयान तो और आएंगे, अभी ऐसे बयान खत्म तो नहीं होंगे, और आएंगे, और यही वो सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार का ऑरा वो मजबूत होते देखना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की जनता में भी, पूरे प्रदेश की जनता में भी, और देश की जनता में भी। वो तब तक ऐसा रहस्य बनाकर रखेंगे जब तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई बार इस प्रकार की भावना को एस्टैब्लिश न कर दें इलेक्टोरेट में, जनता में, अपने समर्थकों में, कि वो उनके लिए निहायत जरूरी है।
तो मैं आपको इसमें आपकी बात में एक और बात जोड़ देता हूँ, दीपक भाई भी इस पर गौर करेंगे। मैं जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है 2 दशकों का आजम खान को लेकर के, और उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि आजम खान ताउम्र रूठे रहेंगे। वो कभी कभी मानेंगे, और वो कभी कभी कब होगा? वो कभी कभी तब होगा जब चुनाव नजदीक आएगा। वो कभी कभी तब होगा जब राज्यसभा के चुनाव आएंगे। वो कभी कभी तब होगा जब कोई विधान परिषद का चुनाव आएगा। वो कभी कभी तब होगा जब सर से पानी गुजर जाए। देखिए, आजम खान की सियासत अब आजम खान नहीं तय करेंगे। आजम खान की सियासत अब अब्दुल्ला आजम का भविष्य तय करेगा। अब्दुल्ला आजम की सियासत को कहां से परवाज मिलना है, कहां से हवा उसकी बननी है, कैसे उनका विकास होना है। मैंने कल भी आपके साथ बातचीत में कोट किया था कि एक भाषण मुझे याद है, और स्वार ने वो भाषण दिया था, अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला का हाथ ऐसे पकड़ा था, और वो भाषण संयोग से आज मुझे दिख गया। देखिए, इंटरनेट पर ये भी एक कमाल की चीज होती है, आप सोचते हैं वो भाषण निकल के आज पता नहीं कैसे मेरी टाइमलाइन पे आ गया। और उस भाषण में उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि जो रिश्ता पीढ़ियों ने पीछे जो विरासत बढ़ाई है साथ में, वो मैं अब्दुल्ला के साथ आगे बढ़ाऊंगा। और मैंने आपसे कल भी कहा था 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव आजम खान को अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहते थे, वो अब्दुल्ला आजम को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहते थे अगर उनकी सरकार बनती तो। लेकिन चूंकि वो भी चुनाव लड़ गए तो आजम भी चुनाव लड़ गए, और आजम को मालूम था कि सरकार बनी और रसूख पाना है तो मंत्री बनना बहुत जरूरी है। तभी वो पुराना, मैं तो देखा हुआ हूँ 2012 से 17 के बीच में एक के बाद एक कैबिनेट मीटिंग से स्किप करना। और एक कैबिनेट मीटिंग मैंने आपको बताया था जिसमें उनके जाने से पहले अखिलेश यादव ने दरवाजा बंद करा दिया। वो नीचे आए, मैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई साहब, बड़ी जल्दी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई? बोले नहीं नहीं, मुझे जरूरी काम था तो मैंने सोचा कि जो है वो पहले काम ही निपटा लूं। वो वहां से निकल गए, और उसके बाद वो 5 कैबिनेट बैठकों में लगातार फिर नहीं आया। खैर, दीपक भाई आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, इतनी सारी बात तो कह दी साथियों ने। देखिए, ये आजम का मैं जिस पक्ष से अवगत करा रहा हूँ, हो सकता हो आप लोगों को अप्रत्याशित लगे, क्योंकि मैं आजम की राजनीति का एक अंग रहा हूँ। हम लोग साथ में बहुत चीजें काम किया है। मेरा जन्मदिन था, वो कैबिनेट मंत्री थे। दुनिया भर की कहानियां उनके बारे में दुष्प्रचारित थी या कुछ प्रचारित थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा, जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद लूँगा। उनको जाना था रामपुर, हमारे दरवाजे आ गए बुके वगैरह लेके। अच्छा, मैं कपड़े नहाने के समय धोता खुद ही हूँ आज भी, जार साहब को या नौ कृष्ण बाबू की तरह। समय लग गया, वो तब तक गेट पर खड़े रहे। हड़बड़ा के दरवाजा खोला, धब 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 था तो खोला तो देखा आजम साहब खड़े हैं। अरे मैं कहा, मैं आ ही रहा था कि जनाब आपका जन्मदिन था तो हम आ रहे। ऐसे ही एक समय की बात है, हल्ला था अखबारों में कि कैबिनेट मीटिंग देरी हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्होंने मुझसे शाहिद लुधियानवी की किताब मांगी, मैं किताब उनके पास लेकर गया। ये रिकॉर्डेड, हम कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। सरकार बन चुकी थी और हम कहे ठीक है, हम लेकर आ रहे हैं। मैं अपनी एक्टिवा से उनके घर पहुंचा, वो दारुल सफा में बैठे। कहे और क्या जनाब है? हमने शिवपाल जी को फोन मिला दिया, युवा की चलिए। उन्होंने कहा कि 2 लोगों को चाय पिला सकते हैं तो मैं आऊं। हमने कहा चलिए, चल गए। शिवपाल जी लुंगी में नीचे आए, चाय पिया गया और चारों लोग एक गाड़ी में चले गए मुख्यमंत्री कार्यालय, वो आवास पर। यही सस्ता भी तो देखिए। जिंदगी भर मुझे सूली पे चढ़ाने वालों, मेरे अंदर का मसीहा भी तो देखा होता। आजम साहब स्टूडेंट लीडर पहले रहे, बाद में वो लेबर लीडर हुए। गरीबों की आवाज उठाते उठाते नवाबों से लड़ते हुए, सामंतवादियों से लड़ते हुए आजम खान नेता हुए। इतनी सहजता से किसी के बारे में कोई पूर्वाग्रह बना लेना, पूर्वाग्रह भी नहीं, दुराग्रह बना लेना गलत है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति, जो आरोप उन पर लगे दीपक भाई, ऐसा तो है नहीं ना। FIR रामपुर के देखिए आरोप, देखिए आरोप, देखिए ऐसा है, तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जल निगम की भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। आरोपों की एक तो लिस्ट होती, 72-73 मुकदमे हैं उनके ऊपर,
हो सकता है 5, 10, 15 एकदम से गलत हो। अपने बेटे की जन्मतिथि की गलत सर्टिफिकेट, मतलब ऐसी भी कोई लापरवाही। देखिए कुछ मामले सब जुडिस हैं, उन पर टिप्पणी करना न नैतिक तकाजों के अनुरूप ठीक है, न राजनीतिक तकाजों के अनुरूप ठीक है। लेकिन मैं जिस आजम को जानता हूँ वह आजम निहायत ईमानदार और गरीब परवर सोच का है, जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं एक और उदाहरण दे दूं, देखिए मैं एक और उदाहरण दे दूं बस एक उदाहरण के साथ। मुझे मेरठ जाना था, शाहिद मंजूर जी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने बुलाया था भाषण वासन के लिए। लोग कहते थे कि शाहिद मंजूर आजम साहब ने एकदम पट्टी नहीं, ये नहीं वो नहीं। हमसे उन्होंने पूछा, वो खिचड़ी बनी थी, खाया हम लोगों ने। उन्होंने पूछा कि जनाब यहाँ से कहाँ तशरीफ ले जाएंगे। हमने कहा शाहिद मंजूर के यहाँ जाना है, गाड़ी मैंने ले ली है, उसमें आप पेट्रोल डलवा दीजिए। और उन्होंने पेट्रोल डलवाया। तो बहुत सी बातें सियासत में, बहुत सी बातें सार्वजनिक जीवन में ऐसी भी फैलती हैं कि वो होती नहीं है। जैसे सुगंध हमेशा दुर्गंध से कम फैलती है, लेकिन इसका ये मतलब कि सुगंध का कोई वजूद नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि एकांगी दृष्टिकोण व्यक्ति का चरित्र हनन करता है। आरोप किस पर नहीं लगे? लोहिया पे नहीं लगे, जेपी पे नहीं लगे, नेहरू पे नहीं लगे। आप ये बताइए, जिस नेहरू ने आजादी की लड़ाई में पूरी जवानी गंवा दी, मैं नेहरू जी की कई नीतियों का विरोधी हूँ लोहियावादी होने के नाते, हम उस व्यक्ति पर भी क्या क्या आरोप लगा देते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा इसी देश में ली गई, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। आलोक पाठक कैसी अग्नि परीक्षा होगी आजम खान की समाजवादी पार्टी में? नहीं, आजम खान को अग्नि परीक्षा नहीं देनी है साहब, आप गलत बोल रहे हैं। अग्नि परीक्षा तो उन लोगों को देनी है जो चाहते हैं कि हर हाल में कि आजम उनके साथ। आप फिर बताइए कि ये खबर कहां से प्लांट हुई कि उनकी पत्नी ने बीएसपी की मुखिया से मुलाकात की? कैसे ये अच्छा, बात आई? अवनीश जी एक बात बोलिए, बीजेपी को पता है, योगी को पता है कि वर्तमान परिस्थिति में मुख्यमंत्री का पद बचा सकते हैं ना चुनाव जीत सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। वर्तमान परिस्थितियों में अपनी पार्टी में कब उनसे मुख्यमंत्री का पद वापस ले लिया जाएगा उनको पता नहीं है, ये पता है उनको। और ये तो सब जानते हैं, चुनाव तो सुनिए, और बीजेपी को भी पता है कि समाजवादी पार्टी को रोका नहीं जा सकता है, और जिसके पास सत्ता होती है वो जो चाहता है वो भाषा मीडिया बोलती है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्लान करवाया कि वो बीएसपी में जा रहे हैं? और कौन पर सुनिए साहब, सुनिए, एक चेहरा है, वो पत्रकारिता का, मैं उसको प्रमोद तिवारी कहता हूं। वो हर सरकार के शीर्ष के चरणों में गिरा रहता है, वो नौकरियां बदलता रहता है, उसका समय बड़ा अच्छा, उसके कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे चल रहे हैं। मैं कहता हूं रेखाओं का खेल है मुकद्दर, तो उसका मुकद्दर साथ दे रहा है। सब पूरी खबरें प्लांट कराई जा रहे हैं। एक आजम परिवार से उनके परिवार, सुनिए अब मैं बोल तो रहा हूं, उनके परिवार से जुड़ी हुई, उनके परिवार से जुड़े नजदीकी होने का दावा करने वाले लोगों को ये दावा किया जा रहा है कि जो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, अब कौन है ये दर्शक पता करें, दर्शक बड़े होशियार आज की डेट में, उनके सूत्रों से। भाई आजम खां किसी के गुलाम नहीं हैं। इसके पहले भी एक बार वो नेताजी से नाराज होकर सपा छोड़ के गए थे, जब अमर सिंह और कल्याण सिंह वाला मामला हुआ था। लेकिन उस दौरान क्या उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी? मैं थोड़ा कम जान रहा हूं, आप लोग बताइए। नहीं ज्वाइन की थी हैं? तो भाई आजम के बारे में किसकी नींद उड़ी हुई है? किसकी इस वक्त किसका भविष्य दांव पे लगा हुआ? इस वक्त दांव लगा हुआ योगी आदित्यनाथ का भविष्य। क्यों अखिलेश? और योगी आदित्यनाथ का भविष्य, अगर योगी आदित्यनाथ, सुनिए अवनीश जी, अगर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी गई, हो सकता है योगी आदित्यनाथ का कुछ नहीं होगा, लेकिन जो उस इकोसिस्टम में जो बैठ के उत्तर प्रदेश को मत रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। फिर वो रिटायर्ड आईएएस महोदय कहां जाएंगे?
कहीं चले जाएंगे। और जो महाराज जी करके गाजियाबाद से लेकर बलिया तक, उन लोगों की नींद उड़ी हुई है साहब। योगी जी का तो कुछ नहीं होगा, वो तो खुद ही कह दिया अपने मुंह से। अरे सुनिए अवनीश भाई, उन्होंने तो खुद ही कह दिया कि ये महाकाल का आसन, इस पर नहीं किसी का शासन है। जिस वक्त शिवपाल यादव मंत्री थे, जिस वक्त गायत्री प्रजापति उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, तब भी ये हाहाकार था उत्तर प्रदेश में। कोई नई बात थोड़े ना है ये, शासन सत्ता तो ऐसे ही चलती है। अरे अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनसे उनका क्या बिगड़ गया? आज अखिलेश यादव ने, सुनिए, 10 साल बाद नरेंद्र मोदी का अखिलेश यादव ने अपने बलबूते पे उनका विजय रथ रोक दिया। तो जो जिसके अंदर हिम्मत होगी, जो कतन वीर भोगे वसुंधरा, तो जो वीर होगा वो फिर जीतेगा। लेकिन ये जो चमचे होते हैं, जो अखिलेश के नौरतन थे, और अखिलेश योगी जी के कितने नौरतन हैं, जिसमें एक रिटायर्ड अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो सत्ता का मर्म है। ये तो नौरत्न हो, चाहे वो सिपा सलार हो, ये सब तो सत्ता के साथ आके चिपकते हैं। क्यों राजेंद्र जी, तो अभी मानते हैं कि आजम खान को लेकर के जो खबर प्लान की गई, वो सरकार की तरफ से प्लान की गई या फिर आजम खान की तरफ से प्लान की? अब मुझे इसमें सरकार की भूमिका नहीं दिखती है अवनीश भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट। मुझे इसमें सरकार की भूमिका नहीं दिखती है। और जितनी उत्साही बातें अभी माननीय पाठक जी ने की हैं, इसमें इस सारे प्रकरण में मुझे इतना कुछ मसाला भी नहीं दिखता है। क्षमा चाहूंगा मैं, नहीं वो जो बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है मुझे। उनके अटैक का रेफरेंस दूसरा, लेकिन मैं सिर्फ अभी आजम खान के मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि आजम खान को लेकर के, क्योंकि ये तो दिखता है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आजम खान को, सालों से उनको कवर कर रहा हूँ। मतलब कुछ चीजें तो आती हैं, मतलब मुझे कोई कहे कि फलाना आदमी ठिकाने से मिल गया, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं जो मिल के नहीं, अगर खाना खा के भी आएंगे, हो सकता है वहां रुक के भी आए, तो भी मैं उनको बताऊंगा कि सवेरे वो क्या। मुझे लगता है ये खबर जो है, 78 साल की उम्र में आजम खान अपनी सियासत की मटिया मेट नहीं कराएंगे। जिस पार्टी में उनका शेयर होल्डिंग है, उस पार्टी को छोड़ के वो वहां चले जाएंगे जहां कल को आपको कोऑर्डिनेटर आके घेर लेगा सवेरे सवेरे कि भैया वो रैली होनी है, सभा होनी है। या उस पार्टी में चले जाएंगे जिसका अभी अस्तित्व नहीं, जिसके साथ वो सालों लड़ते आए नवाबों के खानदान से। तो कहां चले जाएंगे आजम खान? नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स उन्हीं की है, और ऐसा वो करते रहेंगे। मैं आपके ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा दूर नहीं हूँ अवनीश जी, वो ऐसा करते रहेंगे। और बिल्कुल ये बात ठीक है कि अब्दुल्ला आजम को राजनीति में स्थापित करना अब उनके जीवन का एक उद्देश्य है, ऐसा प्रतीत होता है। और इससे उलट कोई बात प्रतीत होने का मुझे तो कोई कारण नहीं दिखता है। दूसरी बात, क्या नहीं कराया उन्होंने, जो चाहा वो उनकी पार्टी में उनकी मर्जी से हुआ। आप देखिए कि कल, ये बात सच है कि कल जो लव लेटर्स निकल करके एक साथ आए हैं, वो लव लेटर शायद उनके जेल जाते समय नहीं आए थे इतने। कल जो उनको लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर एक चिंता, एक ट्वीट्स की बाढ़, बयानों की बाढ़, और उनको लेकर के रील्स, उनके बयान, उनके पुराने भाषण, उनके तेवर, इनकी बात कही गई। जब वो जेल गए थे 23 महीने पहले, तभी बात कोई नहीं कह रहा। और इसीलिए जब ये हुआ तो शायद इस बात को, इसीलिए आप पति पत्नी यानी आजम खान और उनकी पत्नी तंजीब फातिमा, इन दोनों से बात करेंगे तो ये इसी व्यंग की भाषा में बात करेंगे। हाँ, आप अब्दुल्ला से बात करेंगे तो उनकी भाषा थोड़ी अलग है। हाँ। क्यों? क्योंकि उनको उसी पॉलिटिकल लाइन पर आगे बढ़ना है, उनको वो रिश्ते आगे ले जाने, और अखिलेश यादव को के साथ उनको शायद वो रिश्ता आगे ले जाना है। जितना मेरी उनसे बातचीत करीब 3-4-5 महीने पहले हुई थी, तो जो मुझे लबो लबाब उससे पता चला कि उनके मन में उसको लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं। और सीधे आप देखिए ना, कपिल सिब्बल का राज्यसभा जाना कोई मजाक बात थी? उनके चहेते का वो सहारनपुर वाले जो एमएलसी हैं, उनका एमएलसी बन जाना कोई साधारण बात थी? रुचि मीरा का टिकट, एसटी हसन सिटिंग एमपी का टिकट, जो भी आजम खान के ही रेफरेंस पर आए थे, उनका टिकट काट के रुचि मीरा को आखिरी वक्त में टिकट दे देना। लेकिन अखिलेश यादव वो मुलायम सिंह नहीं है, तो वो थोड़ी सी अपनी वाली बदमाशी भी करते हैं, जो उन्होंने रामपुर में की, और अचानक लास्ट आवर में वो मौलवी साहब को उतार दिया और आजम खान मन में सोचते रहे। तो वो दोनों चीजें करते हैं, वो ट्रिगर भी करते हैं और फिर वो अपने पिता की तरह उनको मनाने की भी कोशिश करते हैं। क्यों राजेंद्र?
अब एक बात मैं उसमें और जोड़ूंगा, जब भी थोड़ी देर पहले जो मिश्रा जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को भी रेफरेंस में लाऊंगा। इस बात की चर्चा, देखिए आ भी गए, मैंने उनका जिक्र किया, वो प्रकट भी हो गए। थोड़ी देर पहले वो कह भी रहे थे कि सहमति हाँ, सहमति जता रहा हूं मैं आपकी बात से। देखिए आजम खां के बारे में जो अभी आपने कहा अवनीश भाई, वो सही है, सब तमाम बातें ठीक है, लेकिन जो उनका पॉलिटिक्स में ग्रोथ है, जो उनका राइज है, वो एक स्टोरी है, एक कहानी है, और एक बड़ी पॉजिटिव कहानी है। एक स्टूडेंट लीडर उत्तर प्रदेश में रामपुर से आगे निकलता है, स्थापित नवाब खानदान से राजनीतिक संघर्ष करता है, जीतता है संघर्ष वो, और न सिर्फ जीतता है अवनीश भाई, बल्कि उस खानदान को पॉलिटिक्स में लिटरली इररिलेवेंट कर देता है, इतना क्लाउड बना लेता है। एक दर्जन जी, ये उनकी विजय गाथा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए मैं बहुत, आपने सही कहा, उनके स्वभाव को लेकर ये जो राजनीतिक जो चीजें करते हैं वो रूठना मनाना, ये सब ठीक है, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपने आप को शून्य से शिखर तक स्थापित किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आरोप लगाने के भी एक कायदे होते हैं, मतभेद का भी जो है ना एक कायदा होता है, और मुझे कभी कभी लगता है कि उनके राजनीतिक विरोधी ये अन्याय उनके साथ करते हैं, वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि उनके राजनीतिक विरोधी उनको नहीं देते हैं, और ये जो खलिश है उनके मन में, ये भी रह रहकर छलकती है। मिश्रा जी ने बिल्कुल सही उदाहरण दिया, नेहरू जी की बात उन्होंने कही, वो लोहियाइट है, नेहरू जी के जो राजनीतिक धारा थी उससे तमाम लोग, हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा कि भाई मैं उनके राजनीति को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन नेहरू जो एक पर्सन थे, एक जो व्यक्तित्व थे, अगर आप उनके व्यक्तित्व पर छीटाकशी करते हैं तो फिर बात बहुत छोटी हो जाती है। फिर वो बात जो आपके आरोप है, फिर जो आपका आक्रमण है, वो एकदम आधारहीन साउंड करता है। आप उनकी नीतियों से कहिए कि भाई ये गलत है, ये आपने सही नहीं कहा, ये इसका कोई आधार नहीं है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन उनको इस तरीके से बेजा उन पर हमले करना, ये उदाहरण उनका पैरेलल मुझे ठीक लगा, बहुत हद तक मुझे ठीक लगा। आजम खां के साथ भी ऐसा हुआ है। ठीक है आलोक भाई, और फिर दीपक भाई के पास आता हूं मैं। ये जो सवाल है, जो बात बहुत अच्छी उठाई राजेंद्र देव ने, कि आप अगर एक ऐसा दौर आया, और मुकदमों की जो फहरिस्त की बात मैं दीपक भाई से भी कह रहा था कि भाई 6 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हो गए उस आदमी के खिलाफ, और हर तरह के लगभग मुकदमे दर्ज कर दिए, छोटे बड़े। और एक दौर ये आया कि भाषणों में भी ये बात कही गई और नैरेटिव गढ़ा गया कि आजम खान को मुख्तार और अतीक की श्रेणी में खड़ा किया जाए, मतलब एक माफिया कहा गया, अपराधी कहा गया, और एक पॉलिटिकल आदमी, या 12 बार चुनाव लड़ करके वो जीत करके आए चुनाव। अब ये जब आज की परिस्थिति, आज की जो उनकी अपनी स्थिति है, और खासतौर पर 14 के दंगों में उनकी भूमिका को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ, फिर विभागों में उनके अपने जो काम रहे, उनकी जो यूनिवर्सिटी बनी उसको लेकर के बहुत हुआ। तो आजम केवल पॉलिटिकल विक्टिम है, या फिर वो इंटरनल पॉलिटिक्स के भी विक्टिम है? ये सवाल आप किससे पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रहा हूँ भैया। योगी जी को बनना हिंदू हृदय सम्राट, तो हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए आपने बता ही दिया कि किसके साथ खड़ा किया गया उनको। भाई साहब, ये इमेज गढ़ने की जो खेल शुरू हुआ, सबसे बड़ी टीम योगी ने गलती क्या की, वो मुख्यमंत्री बने नहीं कि उनको प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू हो गई, और ये सब खेल शुरू हुआ। मैंने टीम योगी के चेहरे पे पसीना देखा था, क्योंकि एक डर था कि 2019 के चुनाव में अगर मोदी हार जाते हैं तो शायद यूपी में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदल देगी। और उस दौरान एक आर्टिकल छपा था, जिस पत्रिका में मैं काम करता था तब, जिस पत्रिका का मुलाजिम था मैं, रिटर्न ऑफ ठाकुरवाद इन यूपी। उसको लेके जो बौखलाहट दिखी थी मुझे कई लोगों में, मजेदार बात ये थी कि वो एक गेस्ट आर्टिकल था, रिटर्न ऑफ ठाकुरवाद इन यूपी, और उसमें
बद्री नारायण ने भी भाजपा के पक्ष में 4 पन्ने का लेख लिखा था, लेकिन जो बेचैनी मुझे दिखी थी 19 अप्रैल 2019 को, मैं आपको बता नहीं सकता अमरीश जी। वो तो नतीजे आ गए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 64 सीटें पा गई, अमेठी जैसा बोनस भी मिल गया, तब लगा कि अब तो यार मोदी जी के बाद योगी जी को खड़ा करना है। और देखिए ना, जो कहते हैं ना, आवाज में थोड़ी दिक्कत आई है, आप रिकनेक्ट होने की कोशिश करिए कि आवाज आपकी थोड़ी गड़बड़ है। तब तक दीपक भाई से मैं रिएक्शन लेता हूँ। दीपक जी, आपका क्या रिएक्शन है इस मुद्दे पर? मुझे लगता है कि इंटरनेट के कारणों से मैं सवाल नहीं सुन पाया। ये सवाल सीधा सही है कि आजम खान को अतीक और मुख्तार की फहरिस्त में शामिल किया गया कि मुकदमों की संख्या उतनी ही लगभग है जितनी उन पर भी है। तो वो पॉलिटिकल विक्टिम है या फिर इनसाइड पॉलिटिकल विक्टिम है? देखिए, 2 चीजें हैं। चाहे 1000 मुकदमे लगा दिए जाएं सरकार द्वारा, आजम खान के विरोधियों द्वारा, या हो सकता हो उसमें किसी में उनकी कुछ खता भी हो, लेकिन फिर भी जो आजम खान को जानता है वो आजम खान को कम से कम किसी माफिया या किसी गुंडे के साथ नहीं जोड़ सकता। कोई माफिया इतना अच्छा ऑपरेटर हो ही नहीं सकता। शब्दावली जो उनकी है आजम खान की, वो संभव ही नहीं है कि। और दूसरी बात यह है कि राजनीतिक व्यक्ति के अन्याय की भी एक सीमा होती है, संभव ही नहीं है। अगर अवनीश विद्यार्थी जी पत्रकार हैं तो चाहे व्यवसायिक बाध्यताओं के नाते अपनी गरिमा और गुरुत्व को, ग्रेविटी को चाहे जितना भी गिराना पड़ जाए मजबूरन, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, ये तो वेद वाक्य है, लेकिन एक सीमा से नीचे वो अपने आप को गिराएंगे नहीं। यह कथन आजम खान पर भी लागू होता है। तो जो लोग उनकी तुलना किसी माफिया, किसी गुंडे या इनसे करते हैं, वो आजम खान को नहीं जानते। वो या तो अज्ञानी है, अगर वो ज्ञानी है तो वह दृष्टि दोष के शिकार हैं, दुराग्रही हैं, दुर्बुद्धि हैं। कैसे संभव है भाई? आजम खान की जनता उनको 11-12 बार चुनाव जिताकर भेजती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा बात मैं कह दूं, आजम खान अपने चुनाव में, जिसका मैं साक्षी हूं, कभी पैसा नहीं बांटते, कभी शराब नहीं बांटते, और हाथ जोड़कर दर दर सर भी नहीं झुकाते। शाम को एक बड़ी सभा होती है और उस सभा में अकेले आजम खान बोलते हैं और चुनाव हो गया। उनके साथ एक बार मुझे भी रामपुर में भाषण देने का मौका मिला था। 2 ही भाषण ही हुए थे, मेरा हुआ था और उनका हुआ था। आप तुलना तो देखिए, ठीक है मुकदमे हैं, मेरे ऊपर पता नहीं कितने मुकदमे हैं। मेडागास्कर में मैं सड़क जाम किया था हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए, लेकिन जो धारा लगी होगी वो तो मुझे लॉ ब्रेकर की लगी थी ना। क्या मैं लॉ ब्रेकर था? और हिंदुस्तान की राजनीति में आप देखिए, लॉ ब्रेकर होना गलत नहीं है, राजद्रोही होना देशद्रोही होना नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर भगत सिंह तो राजद्रोही थे ना, लेकिन देश प्रेमी थे। हमारा सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी, उनकी शुरुआत ही राजनीति की होती है लॉ तोड़ने से। अगर मानवता और नियम के बीच में किसी एक को चुनना पड़ेगा तो हम जैसे लोग, या जो सियासत के लोग हैं, सियासत थोड़ी है कि मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना। हमारे देश के सबसे बड़े नेता हर दौर के ये मंत्री नहीं रहे। गांधी कोई मिनिस्टर नहीं थे, 37 के बाद से मंत्रालय बनने शुरू हो गए थे हमारे देश में। लोहिया कोई मंत्री नहीं रहे, अलबत्ता मंत्रालय का उनको प्रस्ताव कई बार आया। अंबेडकर भी मंत्री थे, मंत्री छोड़े। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भी नाम ले लीजिए। तो ये सब बातें छोड़िए, कानून को अपना काम करने दीजिए। आएगा, दलीलें होंगी, सब जुडिस विषयों पर क्या बोला जाए, लेकिन मुकदमों का क्या किया जाए? आप ताकतवर व्यक्ति हैं, आप फोन कर दीजिए दरोगा जी, आप पे तो हमको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुपारी का मुकदमा लिख देंगे। अब आप जाओ कोर्ट में, साबित करो, साबित करते रहिए। हमारे देश में कानूनों का जितना पालन होता है, माफ कीजिएगा, उससे ज्यादा कानूनों का मजाक उड़ाया जाता है। प्रहसन बना के रख दिया है हम लोगों ने।
हमने सबने आपने हमने तो सभी। आप इतना पाक साफ उनको बता रहे हैं, और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, उनकी जो इंक्रोज संपत्तियां थी उनको ध्वस्त किया गया, उनके खिलाफ गरीबों की जमीन गलत तरीके से कब्जाने का आरोप लगा, जो जमीन किसी और बात के लिए अलॉट हुई थी उस जमीन को दूसरे तरीके से अपने ट्रस्ट के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई। ये आरोप भी तो उनके ऊपर लगे हैं, और वो थोड़े बहुत समय जेल में नहीं रहे, एक लंबा समय उनको जेल में जाना पड़ा है, और ये मुकदमों की फहरिस्त मंडेला वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई मंडेला कोर्ट के आदेश में ट्रायल तो उनको बरी किया, उनको नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, अपराधी हैं क्या? नेल्सन मंडेला माफिया मार्कोस हो गए क्या? अब आप कह रहे हैं कि मार्कोस जो है वो मार्कोस 22 साल जेल में रहा तो मंडेला मार्कोस हो गए, ये कौन सी कसौटियां हैं? लोहिया का नारा ही था, एक पैर रेल में एक पैर जेल में, तो जो जेल जाते थे माफिया हो जाते थे क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो चीजें हैं। अवनीश भाई, आप सरकार के खिलाफ एक सलीके का डिबेट कर लीजिए, हमारी आपकी अगली मुलाकात जेल में ही होगी, मैं आपसे मिलने आऊंगा आम लेकर। वो होती है, ऑलरेडी है, करके देख लीजिए। और जो भी धारा लगेगी, और सुनिए मान्यवर, जो भी धारा लगेगी वो जानते हैं क्या क्या लगेगी? देशद्रोही, राजद्रोही, समाजद्रोही, और मैं फिर बता दूं, द्रोही होना भारतीय मनीषा में अपराध का द्योतक नहीं है। जिन्होंने अपने दौर की विकृत मान्यताओं को तोड़ा है वो द्रोही हुए। हमारे यहाँ तो लोहिया को मूर्ति भंजक ही कहा गया है। तो ये छोड़िए किस पे कितने मुकदमे हैं, वो कहते हैं ना कि स्याही भी तुम्हारी, स्याही भी तुम्हारी। मैं एक बात बहुत बड़े बड़े उदाहरण आपने दिए सर मिश्रा जी, मैं तो आपसे सीधे बात कर रहा हूँ। बहुत बड़े उदाहरण आपने नेल्सन मंडेला को बीच में लाए, आप नेहरू जी को लेके आए। मैं इसके एक हिस्से से सहमत हूं, लेकिन यहां पर अवनीश भाई जो बात कह रहे हैं वो ज्यादा गंभीर है। ये दोनों मामले तुलना के धरातल पर ठीक नहीं है। नेल्सन मंडेला किसी ट्रस्ट की जमीन को इधर से उधर करने के आरोप में 27 साल जेल में बंद रही, वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे। महात्मा गांधी के ऊपर भी ऐसा कोई आरोप नहीं था। एक मिनट सर, आपने जितने उदाहरण दिए मैं बता रहा हूं। महात्मा गांधी के ऊपर भी जमीन का ओनरशिप का नेचर चेंज करके बदलवा के कोई और उसका उपयोग करने का आरोप नहीं था। ऐसे मामले गंभीर अपराधों की श्रेणी में, संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में, दिस इज अ क्रिमिनल केस सर। नेल्सन मंडेला या गांधी के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं था साहब। मैं कह रहा हूं कि अच्छा ये बताएं, है, लेकिन कुछ तो इसमें सच होगा। नहीं, मैं एक चीज आपको बता दूं सर, सही है आप तो, क्या ब्रिटानिया हुकूमत ने महात्मा गांधी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया था वो यह कहते हुए दर्ज किया था कि मानवता के एक बहुत बड़े सेवक है और मानवता की रक्षा हेतु उन्होंने महान कार्य किया, इसलिए हम उनको जेल भेज रहे हैं? धाराएं हमेशा गलत होती हैं। आपको पता है सर भगत सिंह पे कौन कौन सी धाराएं लगी थी? आप ये बात कह रहे हैं कि और मंडेला जी पे जो धाराएं लगी थी वो धाराएं अगर निकाल दी जाए तो सारी धाराएं यही थी। नहीं हो सकती। मैं फिर भी कह रहा हूं नहीं की जा सकती, मैं आपके सामने स्वीकार करता हूं। गांधी, मंडेला, लोहिया, जयप्रकाश से तो किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन 1% भी उनके ऊपर ऐसे चार्जेस नहीं थे सर। 1% मैं स्वीकार कर रहा हूं मान्यवर, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लोहिया के ऊपर जानते हैं क्या आरोप था? जब उन्होंने ये वो लिखा था इकोनॉमिक्स आफ्टर मार्क्स, कि उन्होंने अमेरिका से पैसा लिया है मार्क्सवाद को बदनाम करने का। अब आप बताइए, पैसा लेना घूस लेना है, पैसा लेने का अब घूस लेना। क्या लोहिया घूस ले सकते थे बिना जोगी का फकीर? जीवन में कुटी तक नहीं बनाई लोहिया ने। थोड़ा सा इस पे अब मैं आपकी नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ नहीं अवनीश भाई, अरे ये बात स्वीकार लीजिए ना। आपने जो बात कही मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे नहीं, ये बड़े नामों के साथ हम किसी आज की तारीख में हम किसी की भी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन यह बातें, ये उदाहरण मैंने इसलिए दी कि समझाने के लिए दिया है। ये सही है कि मंडेला यादव भी बंद हैं, विजय मिश्रा और रमाकांत यादव भी बंद हैं,
अब अगर हम उनकी भी तुलना आजम खान से भी कर लेंगे खाली, अरे मैं स्वीकार कर रहा हूँ भाई उनके, मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपकी बात से, स्वीकार, मैंने समझाने के लिए बातें कही कि जरूरी नहीं कि जिस पे आरोप लगे वह दोषी हो। एक वाक्य था, बड़े नाम इसलिए लिए, देखिए बड़े नाम इसलिए लिए गए। एक उदाहरण और दिया आपने सर, मैं उसको बीच में ला रहा हूँ। आपने कहा कि अगर ऐसी 2 डिबेट हम कर लेंगे तो हम भी जेल में रहेंगे। सर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये उदाहरण भी गलत दिशा में था। ऐसी बात के लिए अगर हमारे पर कोई आरोप लगता भी है तो दुनिया जानती है कि ये एक राजनीतिक, एक विचारधारा का मामला है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रत्यालोचना का मामला है। वहां चलिए, इस बात के लिए कोई पैसे दे रहा हो कि ऐसा है कि आप ये डिबेट तय करिए और इस तरह से किसी गवर्नमेंट पर, किसी इंस्टीट्यूशन पर, किसी व्यक्ति पर अटैक करिए, और वो पैसे लेने का जो रास्ता हमारा होगा वो गलत हो, तब जा करके। अगर कोई हमारा एडवर्टीजमेंट हमको दे रहा होगा तो नहीं, वो पैसा इस बात के लिए दे रहा होगा कि आप देश के खिलाफ काम करिए, तो हमको आप सवाल में कर देखिए। डेफिनेटली एक ग्रे पॉलिटिक्स भी है, और उस पॉलिटिक्स का बहुत सारे लोग विक्टिम बनते हैं, दोनों तरफ के लोग विक्टिम बनते हैं। क्यों ये मैं कहूँ कि केवल एक तरफ का है, एक सरकार जाती है दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करती है, दूसरी सरकार जाती है, और ये गलत, बिल्कुल सही अवनीश भाई ने कहा, ये गलत होता है। ये चाहे इधर से हो या उधर से, ये गलत है, ये राजनीति में नहीं हो। ठीक है दीपक भाई, राजेंद्र जी, आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही, आजम खान तक भी ये डिबेट पहुंचेगी, और जिस तरीके से खास तौर पर उन्होंने अपनी सियासत की इस पारी का, मतलब जेल से जमानत पर रिहा होने वाली पारी का आगाज किया है, देखते हैं वो कितनी दूर तक जाती है, और उनका रूठना मनाने वाला जो सिलसिला है समाजवादी पार्टी के साथ, वो किस अंदाज में आगे आता है। और फिर वही जो है पत्ता पत्ता बूटा बूटा वाली जो उनकी कहानी है, अगली बार कौन सा गाना सुनाएंगे उस पर भी विश्लेषण करेंगे। ब्रेकिंग ट्यूब के साथ जुड़े रहिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करिए। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।